मोतियुद्दीन ने फोनाजू खान की जानिब देखकर इशारा किया कि उसे मजीद तेज रफ्तारी अख्तियार करना चाहिए। मौसम इस कदर बिगड़ चुका था कि अब उनके पास ये सूरत भी बाकी नहीं रही थी कि वो किसी महफूज मकाम पर ठहर कर अपने खेमे नस्ब कर लेते। तेज हवाएं उन्हें सराय की जानिब धकेलने में मदद कर रही थीं। घोड़े भी मौसम की खराबी के पेश नज़र बेकाबू होने लगे। वो बर्फ के मैदान को काटते हुए बिलाखिर उसके किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ हवाओं की शिद्दत में मामूली कमी महसूस हुई। कई घंटों की मुसलसल मसाफत के बाद वो सराय शहर के करीब पहुंच गए। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो दोनों तारीकी में शहर में दाखिल हुए। सराय शहर में एक नई तब्दीली देखकर मोतियुद्दीन चौंक पड़ा। उसे खैमों की कतारों के साथ साथ लंबे लंबे बांस नस्ब दिखाई दिए। बांसों का यह सिलसिला गुंजान था। इन बांसों के सिरों पर काफी मिकदार में झाड़ झंकार लिपटी हुई थी। बांसों के निचले हिस्सों पर रोशन मशलों को इस तरतीब से लगाया गया था कि उनकी आग बांस से खासी दूर थी। तूफानी मौसम में मशल की आग का मुसलसल रोशन रहना मोतियुद्दीन के लिए कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अंसर शामिल किए जाते थे जो हवा की शिद्दत पर मजीद फैलकर आग को बरकरार रखते थे। लेकिन बांसों का ये अजीब सा सिलसिला उसको हैरान किए दे जा रहा था। फोनाजू खान ने खेमों पर उचटती निगाह डाली। कुछ लोग उसे मुतहर्रक दिखाई दिए, जबकि अक्सरियत खेमों में दुबकी बैठी थी। खेमों के आखिर में कुछ पक्के मकानात थे, जिनमें एक घर मोतियुद्दीन का था। फोनाजू खान ने कुछ देर गुजरने पर मोतियुद्दीन की जानिब देखा, जो जाम और साकत खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में उलझन के आसार देखकर फोनाजू खान ने आगाह किया, ये वही शहर है जहां से हम रवाना हुए थे। अगर तुम्हें अपने घर का रास्ता याद नहीं रहा तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत रहनुमाई कर सकता हूँ। मोतियुद्दीन उसकी बात पर आलम हैरत से बाहर निकल आया। उसने फोनाजू खान की बात का मफहूम समझने पर उसकी जानिब देखा, फिर कुछ तवक्कुफ से बोला, सराय में कोई ना कोई अहम वाकया जरूर हुआ है। कहीं तुम्हारा इशारा इन बांसों की जानिब तो नहीं? फोनाजू खान ने अचानक सवाल किया। तुम्हारा अंदाजा सही है, इन बांसों की तरफ। फोनाजू खान हाथ जलाते हुए जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। मोतियुद्दीन उसकी हरकत पर झंझला उठा। वो कहर आलूद निगाहों से उसे देखने लगा। फोनाजू खान इतनी जोर से हंस रहा था कि खेमों के करीब लोग चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। अपनी इस थूथनी को काबू में रखो, वरना मैं किसी पत्थर से मसल कर इसे मजीद चिपटी कर दूंगा। मोतियुद्दीन दांत पीस कर बोला। फिर तो मैं मजीद फरबा दिखाई दूंगा। फोनाजू खान हंसते हुए बोला, तुम इतना भी नहीं जानते कि ऐसे बांस खास मकसद के लिए लगाए जाते हैं। अगर बाहर के किसी लश्कर के हमले का अंदेशा हो या फिर खराब मौसम की शदीद हवाओं के झकड़ों से बचने के लिए। तुम देख रहे हो मौसम कितना बिगड़ा हुआ है। इन बांसों पर लगी झाड़ से शदीद हवाओं का दबाव कम हो जाएगा और खेमों के उड़ने का एहतमाल भी नहीं रहेगा। मेरे लिए ये नया तजर्बा है। मोतियुद्दीन ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने घर में मौजूद थे। कमरे के वस्त में बड़ा आतिशदान रोशन था। मोतियुद्दीन का बाप नूरुद्दीन गुस्से के आलम में उन्हें लान तान कर रहा था, जबकि वो दोनों गर्दनें झुकाए बैठे थे। देर तक नूरुद्दीन कमरे में टहल टहल कर उन्हें बुरा भला कहता रहा। मोतियुद्दीन सिर्फ चंद दिन की इजाजत लेकर शिकार के लिए रवाना हुआ था, जबकि वापसी में उसने 2 माह से ज्यादा अरसा लगा दिया। नूरुद्दीन उसके लिए कई दिन से परेशान था। जब वो अपने दिल का गुबार निकाल चुका तो वो थक कर एक जानिब बैठ गया। बाबा, पहाड़ी पर शिकार के दौरान कई बार मौसम खराब होता रहा, इसीलिए फोनाजू खान ने सफाई पेश करना चाही कि नूरुद्दीन उसकी बात काटता हुआ बोला, मैं समझता था मोतियुद्दीन ही नाखलफ है, मगर तुम भी इसके साथ मिल गए। यूं बहाने तराशते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बाबा, कुछ खाने को मिलेगा, बड़ी जोर की भूख लगी है। फोनाजू खान मिसमसी सी सूरत बनाकर बोला। नूरुद्दीन ने उसकी जानिब घूर कर देखा, फिर खामोशी से अंदर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। फोनाजू खान सब कुछ भूलकर खाने में मशगूल हो गया और मोतियुद्दीन उसके खाने के अंदाज पर जल भुन कर रह गया। तुम लोगों के जाने के बाद बरकाई खान का कई बार पैगाम आया है, नूरुद्दीन ने बताया। मैं कल उससे मुलाकात कर लूंगा, मोतियुद्दीन ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। आजकल यहाँ के हालात काफी कशीदा हैं। बरकाई खान शायद कल लश्कर के साथ रवाना हो जाएगा। मुझे आज ही ये खबर मिली है, नूरुद्दीन ने कहा। जाहिर है उर्दू ज़र्री का हुक्मरान है तो ऐसी मुहिम्मात तो पेश आएंगी, मोतियुद्दीन ने जवाबन कहा। नूरुद्दीन ने उसके गैर संजीदा अंदाज पर उस मौजू पर मजीद कलाम करना मुनासिब नहीं समझा। फोनाजू खान को खाना खाते अचानक कुछ याद आ गया। वो उजलत में दस्तरखान से उठकर एक जानिब बढ़ गया। नूरुद्दीन गैर मुहज्जब हरकत पर उसे तीखी निगाहों से देख रहा था। फोनाजू खान ने अपने सामान के थैले में से कपड़े का टुकड़ा निकाला और अपनी जगह वापस लौट आया। मोतियुद्दीन भी तजस्सुस भरी निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। जो ही कपड़े के टुकड़े पर उसकी नजर पड़ी तो वो हाथ में पकड़ा लुकमा मुंह में डालना भूल गया।
ये तो तुमने हवा में उड़ा दिया था। वो तेजी से बोला, इसे दोबारा तलाश कर लेना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। तुमने तो इसे बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर मेरे दिल में इसमें मौजूद तहरीर के बारे में तजस्सुस अभी बाकी है। फनाजू खान खाने का निवाला मुंह में ठोंसते हुए बोला। उसने कपड़े का टुकड़ा नूरुद्दीन की जानिब बढ़ा दिया। नूरुद्दीन कपड़े के जिक्र पर उनकी जानिब मुतवज्जे हो गया था। कपड़े का टुकड़ा हाथ में आते ही वो उसे उलट पलट कर देखने लगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, नूरुद्दीन उनकी तरफ देखता हुआ बोला। फनाजू खान ने उसे मखसूस अंदाज में देखने के लिए कहा। नूरुद्दीन ने उसे लहराकर रोशनी में देखा, मगर कपड़े में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फनाजू खान ने कपड़ा लेकर उसके आर पार झांका। वो तहरीर जो उन्हें बर्फ के मैदान में दिखाई दी थी, उसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। फनाजू खान परेशान दिखाई देने लगा। वो अनजाने में कपड़े को यूं झाड़ने लगा जैसे उसमें से तहरीर निकलकर बाहर गिर पड़ेगी। मोतियुद्दीन भी अपनी जगह दंग बैठा था। उसने भी वो तहरीर अपनी आंखों से देखी थी। नूरुद्दीन ने उनसे कपड़े का टुकड़ा दोबारा ले लिया और उसमें झांकने लगा। अचानक उसके चेहरे की कैफियत में तगय्युर पैदा हुआ। उसे कपड़े में किसी तहरीर की मौजूदगी का एहसास हुआ था। नूरुद्दीन किसी ख्याल के तहत अपनी नशिस्त से उठा और आतिशदान की जानिब बढ़ गया। वो कपड़े को लहरा लहरा कर सेंक लगाने लगा। थोड़ी ही देर में कपड़े पर मौजूद तहरीर अंगारों जैसी रंगत में नुमायां हो गई। कपड़े में नए रंग के ज़ुहूर पर वो दोनों भी उसके अक़ब में पहुंच गए। इस कपड़े में छपी तहरीर को मोतियुद्दीन अब साफ पढ़ सकता था। अर्ज़े जन्नत की तलाश में मुझे अपने बातिन को धोना होगा। नूरुद्दीन तहरीर पढ़ता चला गया। मोतियुद्दीन तहरीर के बारे में कोई अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। नूरुद्दीन कुछ लम्हे इस कपड़े को उलट पलट कर देखता रहा। सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? ये कपड़ा इस इलाके का नहीं है। नूरुद्दीन शक भरी निगाहों से उसे देखने लगा। फनाजू खान सुर्खगर पहाड़ी और वहां रीछ के शिकार और फिर 2 अजनबियों की आमद और किसी औरत की आखिरी रस्म की साजिश के बारे में नूरुद्दीन को आगाह करने लगा। मोतियुद्दीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं वो बेवकूफ अपनी सादा लोही में गुलबकूज का नाम न ले बैठे, मगर उसका अंदेशा बेबुनियाद साबित हुआ। फनाजू खान गुलबकूज का जिक्र सिरे से ही गायब कर गया था। सुर्ख पहाड़ से रवानगी और रास्ते में कपड़े के अचानक मिल जाने की रूदाद उसने हर्फ बहर्फ सच सुनाई थी। नूरुद्दीन का जहन अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। वो उन्हें अपनी मर्दमशुनास निगाहों से परखने में मसरूफ था। फनाजू खान के चेहरे पर छाई हुई मासूमियत से उसे कुछ देर में यकीन आ गया कि वो लोग वाकई सच बोल रहे हैं। तुम्हें मालूम है ये कपड़ा किस काम आता है? नूरुद्दीन ने उनसे सवाल किया। अगर हमें इस बारे में कुछ मालूम होता तो हमारे चेहरे यूं मुतजस्सिस दिखाई देते। मोतियुद्दीन ने जवाब दिया, ये घोड़े के माथे पर बांधे जाने वाला तकोना रूमाल है। नूरुद्दीन ने इंकिशाफ किया, इस रूमाल का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता। ये किसी शामी या अरबी का मालूम होता है। अरब और शाम के बाशिंदे अपने घोड़े के माथे पर बतौर निशानी ऐसे रूमाल बांधते हैं, मगर ये तो हमें बर्फ के मैदान में मिला है। मोतियुद्दीन ने ताज्जुब से कहा, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसके पास घोड़ा था और वो जानबूझकर ये रूमाल तुम्हारे रास्ते में फेंक गया है? नूरुद्दीन ने अंदाजा लगाया। जानबूझकर? फनाजू खान तेजी में बोला, हाँ जानबूझकर, क्योंकि ये रूमाल घोड़े के सर से कभी नहीं गिरते। इन्हें गिराया जाता है ताकि दूसरे को यह खबर हो सके कि वो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। किसी शामी या अरबी शख्स से तो हमारी तमाम रास्ते कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरा, उसे हमें पैगाम देने की क्या जरूरत थी जबकि हम उसे सिरे से जानते नहीं। फनाजू खान ने अपनी सफाई पेश की। इस तहरीर से क्या मुराद है? मोतियुद्दीन ने अपने बाप की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराई। तुम यकीनन हैरान होगे कि मैं इस तहरीर में छुपे पैगाम को बखूबी समझ चुका हूँ। नूरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा और उन दोनों की निगाहों में इश्तियाक उतर आया। फारस के बालाई अजला में निस्फ सदी कबल एक फितना बरपा हुआ था जिसने मुसलमानों को गुमराह किया और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को रद्द करते हुए नई शरीयत का प्रचार किया। खलीफा इस्लाम ने इसकी बेखुनी की काफी कोशिश की, मगर वो फितना पसपाई अख्तियार करके बालाई पहाड़ी इलाकों में पनाह गुज़ीन हो गया था। इस फितने के पैरोकार खुद को बातनी फिदाई कहते हैं। उनका अकीदा यह है कि अपने दीन की खिदमत के बाद वो सीधे अर्जी जन्नत में जाएंगे, जहां उन्हें हमेशा की जिंदगी और सदा कायम रहने वाली राहत नसीब होगी। नूरुद्दीन ने तफसील बताई। वो तो ठीक है, मगर ये तहरीर हमें देने का मकसद क्या है? फनाजू खान ने सवाल किया। वो जो कोई भी है तुम्हें अपनी मौजूदगी और शनाख्त से आगाह करना चाह रहा है। या तो वो तुम्हें अपने पास बुलाने का ख्वाहिशमंद है या फिर वो तुम्हारा कोई पोशीदा दुश्मन है। ये भी हो सकता है कि उसने ये पैगाम किसी दूसरे के लिए गिराया हो और इत्तेफाक से ये हमारे हाथ लग गया। फनाजू खान ने बात बनाई। फिदाइयों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है।
وہ کوई भी काम अधूरा या कच्चा नहीं करते। वो अपने मकसद की तकमील के लिए जान पर खेल जाना मामूली बात समझते हैं। तुम दोनों मोहतात रहना। मैं कल ही बरकाई खान से बात करूंगा कि वो कोतवाली शहर को खुसूसी हिदायत दे कि वो सराय में मौजूद तमाम ऐसे अफराद की अच्छी तरह जांच पड़ताल करे जो हाल ही में बाहर से आए हैं। मुझे शक है कि फिदाइयों का कोई गिरोह पसे पर्दा किसी साजिश का इर्तिकाब कर रहा है। नूरुद्दीन कुछ सोचते हुए बोला। मुतीउद्दीन का जहन अपने बाप के कायम करदा अंदाजे के बजाय दूसरी समत मुतहर्रिक था। उसे ये शंग खान की कारस्तानी मालूम हो रही थी। वो उसे एलानिया मुबारजत से बाखबर कर चुका था। फिदाई वाली बात उसके हल्क से नीचे नहीं उतर रही थी। शंग खान और फिदाइयत दोनों अवामिल मुख्तलिफ जावियों में मौजूद थे। यकायक उसके जहन के किवाड़ों पर एक नए ख्याल ने दस्तक दी। कहीं वो तीसरा फर्द फिदाई तो नहीं जो गुल वकूज को गार में से निकाल कर ले गया था। उधर अमीर मूसल बदरुद्दीन लूलू का बागी बेटा अलाउद्दीन लूलू अपने खास मुसाहिबों के साथ मियां फारिकीन पर तातारी मुहासरे के दौरान अपने बाप के हलीफ तातारियों को जुल देकर फरार हो गया था। बदरुद्दीन लूलू के पास जब अपने बेटे अलाउद्दीन के फरार की इत्तला पहुंची तो वो तड़प कर रह गया। उसके बेटे की नादानी के बायस हलाकू खान के हाथ सुनहरा बहाना लग गया था। अब वो किसी भी वक्त मूसल का रुख कर सकता था। बदरुद्दीन की तमाम साबिका खिदमात को पसे पुश्त डालकर मूसल को ताख्तो ताराज करने में अब उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी। अर्ज़े फिलिस्तीन पहुंचकर अलाउद्दीन लूलू ने अपने बाप को अपनी खबर दी तो उसने पैगाम लाने वाले कासिद को साफ लफ्जों में जवाब दिया कि तूने मुझे और मेरी ममलकत को हलाकत में डाल दिया है और मेरी ममलकत के लिए तबाही का खतरा पैदा कर दिया है। तातारियों से मुखालफत की ये हरकत तुझसे क्यों कर सरजद हुई? मैं तुझे मुतनब्बे करता हूँ कि अगर तुम्हारे कदम मेरी जमीन पर पड़े तो मैं खुद अपने हाथों से तेरा सर कलम कर दूंगा। अलाउद्दीन लूलू ने अपने बाप के फैसले पर इस पैगाम के साथ दोबारा कासिद रवाना किया कि आपकी ममलकत और रैयत को मैंने अल्लाह और उसके नबी के सपुर्द कर दिया है। मैंने जो कुछ ख्वाब में देखा अगर आप भी देख लेते तो यकीनन आप भी तातारियों का साथ छोड़ देते। तातारियों का साथ ईमान की सलामती से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। मैं तातारियों के ज़ेरे साया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की ताब नहीं ला सकता, इसीलिए मैंने उन्हें हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। आप जल्द ही सुनेंगे कि आपका ये बेटा दुश्मनाने नबी से लड़ता हुआ शहीद हो गया है। अगर शहादत मेरे नसीब में ना हुई तो भी मैं आपकी हुक्मदूली का मूजिब नहीं बनूंगा और आपकी रजामंदी के बगैर मूसल की जमीन पर कदम नहीं रखूंगा। बदरुद्दीन लूलू ने बेटे का जवाब सुनकर चुप साध ली। उसने उसके उज़्र को बहाना करार दिया और उसे उसके हाल पर छोड़कर अपनी ममलकत के बारे में उमरा और अमायदीन से सलाह मशवरा करने लगा। उसने तहाइफ का अंबार अपने हमरा लिया और अर्ज़े फिलिस्तीन की जानिब रवाना हो गया। उसने हलाकू खान से मुलाकात की और तहाइफ पेश करते हुए अपने नाखलफ बेटे के जुर्म के लिए माजरत की। सालाना महसूल में इजाफे और इताअत गुजार रहने का वादा किया। हलाकू खान मूसल से काफी दूर था। उसने मूसल के लिए फैसला महफूज रखते हुए फिल वक्त बदरुद्दीन लूलू को तसल्ली दी और उसकी साबिका खिदमात के पेश नज़र उसके बेटे की नादानी को दरगुजर कर दिया। अमीर मूसल बदरुद्दीन लूलू हलाकू खान का रद्द अमल देखकर मुतमईन होकर वापस लौट गया। अलाउद्दीन लूलू मुख्तलिफ अयूबी सुल्तानों के लश्करों में शामिल रहकर तातारियों के खिलाफ लड़ता रहा। जब उसे यकीन हो जाता कि अब तातारी पल्ला भारी पड़ रहा है, उस मार्के का अंजाम शिकस्त ही है, तो वो खामोशी से पसपाई इख्तियार करते हुए मैदान से निकल जाता और किसी दूसरे सुल्तान के पास पहुंचकर उसके सिपाहियों में शामिल हो जाता। उसका ये अंदाज खासा अजीब था क्योंकि वो दर्जा शहादत पाने की कोशिश करने की बजाय मुसलसल फरार की राह इख्तियार किए हुए था। जब बिलाद शर्किया और बिलाद फ़लस्तीन पर हलाकू खान का मुकम्मल कब्जा हो गया तो वहां से निकलकर मिस्र चला आया। यहाँ उसका बहनोई ओहदा सुल्तानी पर फायज था। अलाउद्दीन लूलू की आमद पर उसकी बहन मलिका बद्र मुनीर लूलू बेहद खुश हुई। उसने सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर से उसके लिए खुसूसी सिफारिश की। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर तातारी अलगार की मुसद्दिका खबरों का बेचैनी से मुंतजिर रहता था। जब उसे अलाउद्दीन लूलू की आमद की खबर मिली तो वो रह न सका। उसने अलाउद्दीन लूलू से मुलाकात में तातारी हमले के बारे में इतने सवाल जवाब किए कि खुद अलाउद्दीन लूलू भी आजिज आ गया। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर दरअसल मुख्तलिफ जरियों से तातारी सैल के बारे में अंदाजा लगाने में मसरूफ था कि उनकी हतमी तादाद क्या है और वो किस मकाम तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वो उनके जंग के तरीक़ेकार को जानना चाहता था। उसने इंतशार के इन अय्याम में भरपूर फैसला कर लिया था कि तातारी अगर बिलादे मिस्र की जानिब बढ़े तो वो उन्हें पूरी कुव्वत से न सिर्फ रोकेगा बल्कि उनसे अपने अजदाद का बदला भी लेगा।
وہ کینہ پرور مزاج کا انسان نہیں تھا کہ انتقامی کارروائی کے بارے میں سوچتا۔ جب آفت کا رخ اس کی جانب مڑ ہی چکا تھا تو ایسے میں اس کے نزدیک سب کچھ جائز تھا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر تاتاری لشکر مصر کی جانب نہ بڑھا تو وہ خود آگے بڑھ کر اسے نہیں چھڑے گا۔ علاؤالدین نوجوان تھا اور ساتھ ہی جنگجو سپاہی بھی۔ تاتاریوں کے ساتھ مختلف شہروں کے تاخت و تاراج میں وہ کسی حد تک شامل رہا۔ سلطان الملک المظفر اکثر و بیشتر اس کے پاس آ بیٹھتا۔ ملکہ بدر منیر سے نسبت کے باعث علاؤالدین لولو کو دربار شاہی میں بھی جگہ مل گئی۔ ایک شام سلطان الملک المظفر اس کے ساتھ بیٹھا اپنے مرغوب موضوع پر تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ علاؤالدین لولو کی آنکھوں میں پڑی۔ علاؤالدین کی آنکھوں میں کرنج دیکھ کر اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ علاؤالدین لولو حیرت بھری نظروں سے سلطان کی متغیر حالت دیکھنے لگا۔ سلطان الملک المظفر اتنا بدحواس ہوا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بے ربط ہونے لگے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا وہ اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ادھر بیبرس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کسی بھی سلطان کو اس امر پر قائل نہیں کر سکا تھا کہ انہیں دفاعی حکمت عملی ترک کر کے تاتاریوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ قریباً سب حکمرانوں کے ایک جیسے سرد اور مدافعانہ رویے سے وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ مایوسی کے اس عالم میں اسے اپنے مرحوم آقا سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کی یاد ستانے لگی۔ مرحوم سلطان کی جرأت و بہادری سے وہ بے حد متاثر تھا۔ وہ غلام سے امیر و سالار تو بن چکا تھا، مگر اس کی زندگی اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ وہ سلطانوں کے غیر دانشمندانہ احکامات کی بجا آوری لانے پر مجبور تھا۔ اس کے دل میں پنپنے والی ہمدردی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا جذبہ دوسروں کی نظر میں بے معنی تھا۔ وہ شکستہ دل سے شیخ عز الدین بن سلام دمشقی کے پاس چلا آیا۔ شیخ عز الدین سے اس کی محبت و انس کا سلسلہ پرانا تھا۔ شیخ عز الدین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ کچھ عرصے کے لیے آرمینیا اور انطاکیہ گیا تھا۔ شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ کی درس و تدریس کی مجلس اس وقت پورے زوروں پر تھی۔ شیخ عز الدین نہایت جوش و خروش سے جذبہ جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ بیبرس کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو وہ چونک پڑے۔ بیبرس کی قاہرہ واپسی کی انہیں اب تک اطلاع نہیں ہو پائی تھی۔ انہوں نے اپنے موضوع پر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ جب سے بغداد پر تاتاری قیامت ٹوٹی تھی، اسی دن سے شیخ عز الدین نے اپنی مجالس میں جہاد کی ترغیب کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لوگ ان کی محافل میں شرکت کرتے اور جہاد کی فضیلت پر ان کی تفسیر و تشریح سے مستفید ہوتے۔ یہ شیخ عز الدین کی خوبی تھی کہ وہ ہر روز ایک ہی موضوع کو اس عمدگی سے بیان کرتے کہ سابقہ سلسلہ کلام سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتا۔ لوگوں کی کچھ تعداد محض یہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوتی کہ آج شیخ عز الدین جہاد کی تشریح میں کیا رخ اختیار کریں گے۔ ان میں یہ صلاحیت خداداد تھی جسے ایک وقت میں خلیفہ بغداد نے بھی سراہا تھا۔ بیبرس نہایت خاموشی سے جہاد کے بارے میں ان کا بیان سنتا رہا۔ عصر کے وقت کے قریب جب محفل برخاست ہونے کا وقت آیا تو شیخ عز الدین نے بیبرس کی جانب توجہ کی۔ شیخ عز الدین نے اس سے سفر اور واپسی کے بارے میں دریافت کیا۔ بیبرس نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ بیبرس ان سے مزید گفتگو کا خواہش مند تھا کیونکہ انہوں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی کلائی پکڑ کر جامع مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد شیخ عز الدین بیبرس کو ہمراہ لیے اپنے حجرے میں چلے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ نے بیبرس کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے حجرے میں بھی لے آئے۔ حجرے میں نشست سنبھالتے ہی بیبرس پھٹ سا گیا۔ الملک الناصر اور الملک المظفر کے رویے کا شکوہ کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کا غبار نکالا۔ شیخ عز الدین خاموشی سے اس کے شکوے شکایات سنتے رہے۔ جب بیبرس خاموش ہوا تو شیخ عز الدین نرمی سے گویا ہوئے۔ کچھ امر ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے مقررہ وقت پر پورا ہونا ہوتا ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ مسلمان اس قدر بدمست اور بے پرواہ ہو چکے تھے کہ ان کے دلوں سے خوف الہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ مشیت ایزدی نے انہیں تاتاریوں کی شکل میں متنبع کیا ہے۔ اگر سلطنت خوارزم مٹ چکی ہے تو وہاں کے لوگوں کے سینے نور ایمان سے روشن ہو چکے ہیں۔ اگر بغداد پر قتل و غارت گری نے قبضہ جمایا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ایزدی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہاں کے علماء نے دین کو مذاق بنا ڈالا تھا۔ گلی کوچوں میں وہ اللہ کا نام لے کر اپنی تعویلیں گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ خلافت ختم نہیں ہوئی بلکہ کمزور خلافت کو وقتی طور پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ اب خلافت کا دوبارہ احیاء ہوگا اور تم دیکھ لینا، یہ خلافت پہلے جیسی کمزور نہیں ہوگی۔ تمہیں اس طرح دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی باتیں تسلیم کرتا ہوں،
خلافت کی جڑیں کمزور پڑ گئی تھیں، مگر اتنی بڑی تعداد میں مخلوق کی ہلاکت کا کیا جواز ہے؟ وہ جیسے بھی لوگ تھے اللہ کے ہی بندے تھے۔